Good afternoon, one and all. Today we would be dealing with the Group 3 paper funding and listing. So सबसे पहले let me make some things clear before starting. देखो, in CS Professional आपको कैसा है ना, in all the three groups you have to make one of your subject as the core, जो आपको aggregate करने में help करेगा. एंड ट्रस्ट मी, प्रोफेशनल में पास होना इन एवरी सब्जेक्ट is not difficult. The difficulty which maximum students face is the aggregate. And even I have faced it, many of my friends have faced it. इंडिविजुअल पेपर पास होना बड़ी बात नहीं है यहाँ पर. तो देखो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जो सब्जेक्ट आपको अपना बेस्ट लगता है आप उसको टारगेट करो. But in group 3, very friendly advice I will give, please make funding your core subject important. इसको टारगेट करो कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ आने चाहिए. Now the reason, ऐसा क्यों, हम ओपन बुक भी कर सकते हैं. देखो, सबसे पहले वो ओपन बुक एग्जाम है. कीपिंग इन माइंड द पास्ट पेपर ट्रेंड, यू नेवर नो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा. इट कैन बी एन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पेपर, इट कैन बी फ्रॉम द मॉड्यूल ऑल्सो. बट फंडिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमें आईसीएसआर ने एक मॉड्यूल दी है, ये चैप्टर्स है, हमें प्रॉपर एग्जाम को पैटर्न पता है किस तरह से आने वाला है. अच्छा, वी नो कि जो आएगा उस मॉड्यूल में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा. So you have the things are under your control. So why not make that subject your core rather than focusing on the other two subjects जिसके बारे में आपको अंदाजा ही नहीं है पेपर में क्या पूछेंगे. Okay, firstly that. Second, फंडिंग पूरे 9 पेपर्स में से ऑनेस्टली सबसे इजी है, क्योंकि इनका जो एग्जाम पेपर पैटर्न है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कुछ गोल घुमाकर नहीं पूछते, एक्सेप्ट 1 और 2 चैप्टर. सो लेट्स मूव अहेड विद दैट पर्सपेक्टिव. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज चैप्टर्स. एक चीज देखना, फंडिंग के चैप्टर्स अगेन प्रोविजंस है, पूरे लॉ के जैसा है यहाँ पर. तो हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी तो नहीं हो सकती, बट यस, हम कुछ चीजें खुद के लिए इजी जरूर बना सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट. सबसे पहले ना, एक रीड्स एंड इनविट्स, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये हम कैसे पढ़ सकते हैं. अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो ये दोनों चैप्टर के जो कंटेंट है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो आप कैसे करोगे, हाउ टू स्टडी रीड्स एंड इनविट टुगेदर. सबसे पहले क्या करना है, आपको रीड पढ़ना है, इनविट नहीं पढ़ोगे. फर्स्ट एकदम थरोली हर प्रोविजन को ध्यान से, जो भी होगा, रीड्स, हु इज द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर ग्रुप, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी. ठीक है, फिर आगे जैसे ये टॉपिक्स भी आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनिशियल ऑफर, एक्सेट्रा एंड टिल हियर, ये सारे टॉपिक्स आएंगे. अब ये चैप्टर थॉरली होने के बाद आप इनविट्स उठाओगे. अब इनविट्स में यू विल फाइंड दैट 80 to 90% of the content is same. Go home and try it. चेक कर लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी है, वहां भी है, इनिशियल ऑफर यहाँ वहां, देन द मिनिमम ऑफर, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कितने टाइम के लिए होता है, आपको 30 डेज के लिए ओपन रखना पड़ता है, कब तक की वैलिडिटी होती है, सब्सक्रिप्शन आपको रिफंड करना पड़ता है, यूनिट्स ऑफर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई मीन टू से जो ये हेडर्स है ना, ये हेड पॉइंट्स जो दिए हैं यहाँ पर पे, 80 to 90% सेम आपको इनविट्स में मिलेंगे. और आप एक और चीज नोटिस करोगे, जो कंटेंट है वो भी सेम है. तो आपको करना क्या है, जो सेम कंटेंट है उसको गो थ्रू करना है, बस माइंड में कि हाँ हो सकता है चेंजेस है, क्योंकि दो अलग अलग रेगुलेशंस हैं. ठीक है, बट ऑन द सिमिलर लाइंस है, इसीलिए. सो सी डिफरेंस कहाँ पर है. अब क्या होगा, जब आपने इन रीड पढ़ लिया, इनविट्स में जो सिमिलर टॉपिक्स थे वो पढ़ के उसने टिक कर दिया, यू विल फाइंड कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू है इनविट में, उसको अलग से पढ़ लो. तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक डिफरेंट टॉपिक्स जो है वही पढ़ने का काम है ना. जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ इनविट्स, डिसएडवांटेजेस, इंटरमीडिएट्स एक्सेट्रा टिल हियर, यहाँ तक के आपका दिया रहेगा डिफरेंट टॉपिक्स, ये कर लो. एंड देन आपके ये दोनों चैप्टर्स साइमल्टेनियसली खत्म हो जाएंगे.
एक बार रीड बहुत अच्छे से कर लिया इनविट ना, इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू डू इट। आई हैव डन इट इन द सिमिलर वे। मैंने तो अपने नोट्स भी एक साथ क्लब कर दिए थे, ऐसे डिफरेंशिएट फॉर्मेट में बना दिया था, रीड इधर इनविट इधर, एंड देन इनविट के जो अलग पार्ट थे डिफरेंट न्यू टॉपिक्स वो अलग से पढ़ लिए थे। दिस इज हाउ आई हैड डन। और एग्जाम के एक दिन पहले मैंने सिर्फ रीड रिवाइज किया था और इनविट के नए पॉइंटर्स। सो दिस से मेरे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। So you can apply this strategy to cover 2 chapters at one time. Okay. Now, this was all about chapter number 2 and chapter number एक ही हमारा चैप्टर है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट्स, चैप्टर नंबर 10। प्योरली 3 सेक्शंस इसमें कवर होते हैं, 186, 73 एंड 76 और कस्टमर एडवांस। आपको सिर्फ 3 पार्ट में ये चैप्टर को डिवाइड करना, कंपनी लॉ की तरह इसको पढ़ना। सेक्शन 186 के प्रोविजंस क्या है उसके सारे सब सेक्शंस के साथ, सिमिलरली फॉर 73, 76 और कस्टमर एडवांस। अगेन कस्टमर एडवांस में ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पास्ट ईयर पेपर में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, 5 करके, और ये मोस्ट इग्नोर्ड था। सिमिलरली फॉर कमर्शियल पेपर्स, बहुत छोटा टॉपिक है, उस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 20 मार्क्स के। इट वाज इग्नोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये जो छोटे छोटे इजी इजी पार्ट है ना, इसको इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली इन फंडिंग। कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको कंपनी लॉ की तरह पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 को 3 पार्ट में डिवाइड करके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। देन रीड्स इनविट कैसे पढ़ना है वी हैव सीन। अब देखो ये ना चैप्टर नंबर 6 और 11 अपना ILDS और एक प्रेफरेंस शेयर्स का एक टॉपिक था, ये दोनों अब मर्ज हो गए हैं, है ना। सो यू हैव द न्यू रेगुलेशन, बट आई टेल यू वन थिंग, कैसा है ना, नया रेगुलेशन नहीं आया, उन्होंने क्या किया, 2 को मर्ज कर दिया। इफ यू सी द कंटेंट इज एज इट इज, तो ना ऐसा घबराने का नहीं कि अरे अभी नया चैप्टर पढ़ना पड़ेगा हमको, ये कैसे होगा। नो, जो पहले था वही है, सेम टू सेम, बस क्लब कर दिया। और पता है पहले ना ये 2 चैप्टर्स जब अलग अलग थे ना, सो इसके अंदर सिर्फ 10% ऑफ द कंटेंट अलग था। ILDS के अंदर का कंटेंट वाज रिपीटेड इन द प्रेफरेंस शेयर्स वाला चैप्टर। यू कैन सी इट इन द ओल्ड मॉड्यूल इफ यू हैव, उसमें देख सकते हैं आप, मतलब लास्ट लास्ट अटेम्प्ट में जब ये था। एंड मतलब ILDS के अंदर अगर 10 पॉइंटर्स दिए, एलिजिबिलिटी, देन ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रेफरेंस शेयर वाले चैप्टर के अंदर उसमें 2-3 पॉइंटर्स थे सिर्फ, मतलब इट वाज पूरा सेम, कुछ डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 1-2 पॉइंटर्स नए थे। बट नाउ इट्स बीन टुगेदर, तो आपको नया रेगुलेशन एक साथ पढ़ना है, ठीक है। अगेन कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम ICDR कैसे पढ़ते हैं, रेगुलेशन बाय रेगुलेशन, वैसे ही आपको ये 2 चैप्टर्स को पढ़ना है टुगेदर। देन या ये जो एक 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, हमने ना एग्जीक्यूटिव में FM में पढ़ा है, हायर परचेज, लीज, और ऐसे छोटे टॉपिक्स हमने वहां पर किए थे। एंड देन ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, वी नो एवरीथिंग, है ना। सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, ये वाले टॉपिक्स पे 3-3 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं ये बोल के कि ये तो हमें आता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो हमें ये नहीं समझता कि अब क्या लिखे, पॉइंटर्स क्या लिखे। यू नो द कॉन्सेप्ट बट यू डोंट नो द पॉइंट। इसीलिए ये 2 चैप्टर्स ना फ्री के मार्क्स वाले चैप्टर्स है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लीज डोंट इग्नोर दीज चैप्टर्स। अगेन अब आते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। अपना ICDR, देखो ICDR और सिक्योरिटाइजेशन ना ये प्रोसेस बेस्ड चैप्टर है। मतलब इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल ICDR, सबसे पहले आप पढ़ते हो कि एंटिटीज विच आर नॉट एलिजिबल फॉर बिगिंग एन IPO। फिर देखते हो कि अच्छा एलिजिबिलिटी क्या है, रेगुलेशन 6। फिर देखते हैं अच्छा एलिजिबल है तो जनरल कंडीशंस क्या फॉलो करनी है, रेगुलेशन 7। जनरल कंडीशंस हो गई, फिर देखते हैं हम कि प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या होगा। फिर आपको सब्सक्रिप्शन कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है। सब्सक्रिप्शन के बाद आता है कि आपको अगर रिफंड होता है ना, उसके बाद आपके अलॉटमेंट्स होते हैं, एंड लाइकवाइज। सो इट इज अ प्रोसेस बेस्ड चैप्टर।
तो आपने आईसीडीआर को वैसे ही पढ़ना है, आप जैसे पहले पढ़ते आ रहे हो, आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है ना, वैसे ही। अच्छा, इसका क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं वो हम आगे देखेंगे, उस हिसाब से भी हम इसे पढ़ेंगे। सिक्योरिटाइजेशन अगेन सेम उसी तरह से चैप्टर है, बहुत छोटा है। नाउ ये कुछ दो तीन चैप्टर्स है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एआईएफ, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एआईएफ, सेपरेट क्वेश्चन आता है हर एक टॉपिक के ऊपर। बोनस इशू, कंपनी लॉ जैसा पढ़ना है आपको, एंड इवन ईसीबी। मेक इट वेरी क्लियर कि आप फंडिंग के सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर को लेकर ना चूज ही नहीं हो सकते हो कि हमने ये टॉपिक इस चैप्टर में से छोड़ दिया तो चलेगा क्या। आंसर इज नो, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी स्मॉल एरिया। हम पास्ट पेपर देखेंगे तो आपको समझेगा। अब व्हेन आई कम टू द पार्ट बी, LODR हमें कैसे पढ़ना है ना। देन इंटरनेशनल लिस्टिंग, आईपीओ एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब आपके इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आईपीओ है एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये तो हमारे मॉड्यूल में लिखा है कि इट इज जस्ट फॉर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट बी गोइंग टू आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वी वोंट आस्क इट, है ना। बट पास्ट पेपर में इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो देन व्हाट शुड वी डू फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, आईपीओ का जो चैप्टर है एंड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर को आपको, आईपीओ चैप्टर इज वेरी स्मॉल, आप ओपन करो, देखो पूरा का पूरा थ्योरी कंटेंट दिया हुआ है। यू हैव टू रीड दैट चैप्टर वंस, डोंट लीव इट। सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत से डॉक्यूमेंट्स दिए, कैसे करें, क्या करो, एक लिस्ट ऑफ 20-30 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो। अब हम प्रोफेशनल में हैं, इतना तो समझ आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ यूज किए जाते हैं, है ना। और जैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर बोनस इशू, तो आपको लगेगा मैंने तो नहीं पढ़ा। तो हमेशा याद रखना, हमने जब बोनस इशू, ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के अंदर हमने इसके प्रोसेस पढ़े रहेंगे, एलिजिबिलिटी पढ़ी होगी, तो कहीं ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े रहेंगे कि हाँ आपको एग्रीमेंट में एंटर करना है, आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है, तो उन्हें या फिर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है, एक्सेट्रा। तो जब आपने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहेगा तब कुछ ना कुछ आपने एग्रीमेंट्स पढ़े रहेंगे ना, उन उन डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे, उनके नाम यहाँ पर लिखना है। अगर मैं आपको पूछूं कि अभी कि आईपीओ में अगर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। पता है हमें, कंपनी हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है, हमें फिर डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, हमने एग्रीमेंट किया लीड मर्चेंट बैंक के साथ, उस वो देना पड़ता है। तो बेसिक बेसिक टॉपिक्स है ना। तो आई मीन टू से दैट व्हाट शुड बी योर अप्रोच अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो। पहले अभी क्या करो, इस चैप्टर को ओपन करना, कॉमन कॉमन डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो, चैप्टर को ओवरव्यू कर लो किस तरीके से दिया गया है। सेकेंड, पूरा सिलेबस जब आप पढ़ोगे, प्रोसेस पढ़ोगे, इसमें हर चीज प्रोविजंस पढ़ोगे, तब डॉक्यूमेंट्स जहां पर भी आएंगे ना, ध्यान रखना एग्जाम में कुछ क्वेश्चन उस रिलेटेड आया, सो यू वुड बी इन अ पोजिशन टू कोट इट ऑन योर ओन। इस तरह से आपको ये साइड बाकी चैप्टर्स को यहाँ पर यूज करना है, बट डोंट लीव दिस चैप्टर नंबर 16। इस क्वेश्चन आता है, यू विल सी इन द पेपर्स, ठीक है। अब इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, अगेन प्योर थियोरेटिकल चैप्टर। इसमें एक चीज नोटिस करोगे ना, आईसीएसआई ने इसके हर पार्ट से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा कोई पार्ट बचा ही नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछे हो, ओके। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सो डोंट अज्यूम नहीं आएगा। सेकेंडली, डायरेक्ट थ्योरी है, यू हैव टू लर्न इट, इसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बट एलओडीआर, हम एलओडीआर कैसे पढ़े, बहुत बड़ा है, समझ नहीं आता, कंप्लायंसेस, प्रो रेगुलेशंस एक्सेट्रा। सो व्हाट आई हैव डन फॉर यू ऑल इज, एलओडीआर को ना हमने 4 सेट में डिवाइड किया है। सेट वाइज पढ़ना तो कैसा रहेगा, एक आउटलाइन समझ में आ रहेगी मैंने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, और एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त भी यू बी वेरी इजी फॉर यू। देखो सबसे पहले ना, सेट वन के अंदर हमने क्या किया है, कुछ रेगुलेशन को डिवाइड किया, रेगुलेशन नंबर 1 से लेकर के 15 तक पहले आपको ये पढ़ना है। क्या है रेगुलेशन नंबर 1 से 3, इंट्रोडक्शन है। देखो यहाँ पर आते हैं हम, ये आपका एलओडीआर का चैप्टर।
ये आपका इंट्रोडक्शन ऐसे चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ रेगुलेशन नंबर 1, रेगुलेशन नंबर 2 और रेगुलेशन नंबर 3 दिया हुआ है आपको पूरा। क्या करना है इसका? कुछ नहीं, इग्नोर करना, ये हमारे काम का नहीं है ना। अब सेकंड, यहाँ ये जो एप्लीकेबिलिटी वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? एग्जाम में ना एक अटेम्प्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन क्या है। कुछ नहीं था, सिर्फ आपको अलग अलग सिक्योरिटीज के नाम लिखने थे। लेकिन स्टूडेंट्स ने ऐसे छोटी चीजें हम क्या करते हैं, फोकस क्या होता है ना हमारा, अरे कंप्लायंसेस पढ़ो, इवेंट बेस्ड कंप्लायंस, पीरियोडिक कंप्लायंसेस, जैसे बड़े बड़ी चीजें हम फोकस करते हैं। और आईसीएसए क्या करता है, छोटी छोटी अनटच, पता है उनको स्टूडेंट्स ये नहीं पढ़ने वाले, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये इग्नोर नहीं करना, बस रीड कर लेना छोटे छोटे, तो कि आईडीआर्स है, जीडीआर्स है, सिक्योरिटीज रिसीट्स है, यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, नेम ऑफ द सिक्योरिटीज है जिस जिसके ऊपर रेगुलेशन अप्लाई होगा, दैट्स इट, ठीक है। नाउ ये आपका हो गया सेट वन, रेगुलेशन 1 to 3, सेट वन में फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका आएगा प्रिंसिपल्स का, जो इम्पोर्टेंट है, रेगुलेशन नंबर 4। याद है कल हमने गवर्नेंस में देखा था, रेगुलेशन नंबर 4 रिपीट हुआ था। सो डू इट फ्रॉम हियर थॉरली एंड गवर्नेंस में हो जाएगा। ये देखो रेगुलेशन नंबर 4। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है ना, कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया इस रेगुलेशन को। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड उन्होंने बताई क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। देन उसके बाद माइनॉरिटी को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पे उन्होंने पॉइंटर्स बताए। एंड देन यहाँ पर ये डायरेक्टर्स से रिलेटेड, डन विद द रेगुलेशन। अच्छा, आप इसे कैसे लर्न कर सकते हो? मैंने क्या किया था ना, इट वॉज वेरी इजी। आई डोंट हैव माई नोट्स राइट नाउ, आई वरना मैं आपको दिखा देती थी। देखो मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने। तो क्या किया था ना, इसको डिवाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टॉपिक लिखा था लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख दिया मैंने लिस्टेड एंटिटी। एंड देन उसके 6 पॉइंटर्स, जैसे जितने भी यहाँ पर पॉइंटर्स है वो लिख देते, वन वन की लाइंस में लिख देते, ऐसे करके मेरे 6 पॉइंटर्स लर्न हो गए थे। जैसे कि अ लिस्टेड एंटिटी प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, तो मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ लिख दिया, एडिक्वेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद ensure disseminations made under provision regulations, या सो मैंने इसको ऐसे कट किया था, ensure that the disseminations are adequate, accurate, explicit, timely and in simple language। इसको मैंने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर कट करके, ठीक है। देन अगेन द लिस्टेड एंटिटी शैल abide by all the applicable provisions, बस पूरा पूरा लाइन नहीं लिखा था। Then a listed entity shall make disclosures and follow the obligations in true letter and spirit। ये कीवर्ड हो गया, लेटर एंड स्पिरिट, वो लिख दिया था। ऐसे करके मैंने 6 पॉइंटर्स एक साथ याद करे थे कीवर्ड्स लिख करके, तो मुझे ऐसे लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगेन यहाँ पर भी राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, अगर मैं आपको कॉमनली पूछूं कि आप कंपनी के शेयर होल्डर, अभी क्या राइट्स होगी, तो आप बोल सकते हो मुझे वोटिंग मिलनी चाहिए, प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूँ, मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए, देन मुझे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है। वही पॉइंटर्स यहाँ दिए हुए, एकदम बहुत लेमैन है ये, आपको सर रटना नहीं है। तो मैंने क्या किया था, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, अगेन इसके 5 पॉइंटर्स निकाल दिए थे। सबसे पहला राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग लिख दिया था। फिर right to vote in the general shareholders meeting. This was my second point. Then right the opportunity to ask the questions to the board of directors. This was my third point. Then exercise the ownership rights, including for ownership rights. This was my point. Likewise, right to shareholder, उसके 5 keywords. I did this for every pointer here. तो मेरा एक पेज के अंदर ना सब कवर हो गया। There was no need in rectifying all of this. So you can do this for yourself if you have time. या फिर आप क्या कर सकते हो, या मॉड्यूल जहां पे आप नोट्स में पढ़ रहे हो ना, उसी के साइड में फट से कीवर्ड्स लिख दो। So it will be easy for you one day before the exam also. But make sure आपके keywords इसमें included है।
जैसे कि गुड फेथ, ड्यू डिलिजेंस, दीज आर सम क्रीमी एरियाज जो पता है क्या, एक पेपर चेकर को ना अट्रैक्ट करते कि अच्छा स्टूडेंट ने ये वर्ड्स लिखे हैं। ओके, तो लाइकवाइज आप रेगुलेशन नंबर 4 पढ़ सकते हो। देन आपका, अब ये कंप्लीट हो गया, अब आपका नेक्स्ट सेट आएगा, इसमें आएगा कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस है जो एक हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। रेगुलेशन 5 से लेकर के 14 तक के दिया है, आप वो पढ़ोगे। ये देखो 5 से लेके 14 तक के 2-3 लाइनर्स है हर एक, एकदम लॉजिकली पढ़ोगे, लॉजिकली याद रहेगा, रटने जाओगे सब भूल जाओगे। यहाँ पर ये दे आर स्टार्टिंग दिस रेगुलेशन एंड एक्सप्लेनिंग इट, यहाँ तक के हो गया खत्म, कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। एंड द लास्ट इज द नॉन एप्लीकेबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ना पढ़ना भूल जाता है कि एलओडीआर किनको एप्लीकेबल है, क्या फॉलो करना है, सब पढ़ लेवल किसको एप्लीकेबल नहीं है, पता है ये कहाँ दिया है, स्टार्टिंग में दिया है एकदम छोटे से एरिया में जो अननोटिस्ड होता है। ये देखो रेगुलेशन 15 वो बता रहा है कि इट शैल नॉट अप्लाई, रेगुलेशन 15 इज स्टेटिंग कि द लिस्टिंग रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई ऑन द फॉलोइंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट इग्नोर दिस। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना सेट 1। अच्छा, एलओडीआर में जब आप ये रेगुलेशन नंबर 1 से लेकर के 15 तक पढ़ेंगे ना, तो ये किन किन को एप्लीकेबल है, आपकी सारी सिक्योरिटीज जो मेन बोर्ड पर रजिस्टर लिस्टेड है उनके ऊपर भी ये सब अप्लाई होगा। एसएमई, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सॉरी ये डी है, इन सब पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब हमारा सेट 2 हम पढ़ेंगे। सेट 2 के अंदर आप डायरेक्ट रेगुलेशंस पढ़ोगे फॉर मेन बोर्ड एंड एसएमई। ये रेगुलेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपके रेगुलेशन नंबर 16 से लेकर के 48 तक के हैं। अब आपको क्या करना है, देखो हमारा आईसी ऐसा है ना, दे प्ले विद द स्टूडेंट्स, सी एंड आई एम सेइंग इट ऑन द कैमरा। देखो यहाँ तक के तो हो गया अपना ये रेगुलेशन नंबर 14 तक डन, यहाँ तक। यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है रेगुलेशन नंबर 16 से लेकर के, सी 16, 17, 18, 19 एंड द सीक्वेंस टिल 27। ये रेगुलेशन के उन्होंने सिर्फ नाम दे दिए, कुछ भी नहीं बताया है। तो और यहाँ पर उन्होंने एक चीज लिख दी कि दे शुड रेफर द स्टडी मटेरियल ऑफ द गवर्नेंस फॉर देयर एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या करें, छोड़ के जाए क्या? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और एग्जाम में इसी से ऑडिट कमिटीज ये वो इन सब से ना आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, इनमें से कुछ कुछ रेगुलेशंस की ना डिटेल्स दी है यहाँ पर पे, हम आगे देखें। देखो 17 दिया है, थोड़ा सा दे दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया, पूरा पूरा नहीं दिया, है ना। ये देखो 17A चेयरमैनशिप्स के बारे में, कमिटीज के बारे में दिया है थोड़ा थोड़ा सब, एंड देन विजुअल मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने आपको कुछ कुछ रेगुलेशंस जो कवर्ड है 16 से 27 में उनके बारे में दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप जो भी नोट से पढ़ रहे हो, अगर आपके पास 16 27 एक साथ लिखा हुआ है, वेल एंड गुड, पूरा पढ़ो। नहीं है, अगर आप अपने ऐसे ये जैसा मॉड्यूल में दिया वैसा आपके पास है, पहले वो रेगुलेशंस पढ़ लो, चेक करो बैलेंस कौन से रेगुलेशंस मैंने नहीं पढ़े, मिसिंग है, और उनको आप गवर्नेंस के मॉड्यूल से पढ़ोगे। प्लीज इसे छोड़कर मत जाना, दिस इज द पार्ट ऑफ योर एलओडीआर सिलेबस। बस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अपना टाइम एनर्जी बचाने के लिए उन्होंने बस एक लाइन लिख दी, वहां जाकर पढ़ लो, रेफरेंस दे दिया, आपको पढ़कर जाना है। ओके, ये फिर उसके बाद जो बैलेंस है 28 से लेके 48, ये हमारे पूरे ना मॉड्यूल में है, तो आप जो भी नोट्स रेफर कर रहे हो या मॉड्यूल जो भी रेफर कर रहे हो वहां से पढ़ लो। इस तरह से आपको 16 to 48 पढ़ना है। आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, डोंट इग्नोर द गवर्नेंस वाला पार्ट। अब अपन मॉड्यूल देखते हैं, ये देखो यहाँ तक के हमने सारे रेगुलेशंस पढ़ लिए। ठीक है, अभी कंप्लायंसेस की बात नहीं कर रही हूँ।
अब क्वेश्चन आता है कि हमने जो कंप्लायंसेस पढ़े वो किसके लिए पढ़े। पहले पूरा पढ़ लो, आपने जो पूरा पढ़ा है ना वो एंटायरली मेन बोर्ड के लिए है। अब एसएमई में क्या है, सेम जो मेन बोर्ड में दिया है ना वो डिट्टो कॉपी एसएमई के लिए है। बस उसमें ना उन्होंने क्या किया, वहां पर अगर आपको 20 रेगुलेशन एप्लीकेबल है तो उन 20 में से वो यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि भाई साहब वो 20 में से हमारे पास ना 4-5 रेगुलेशन एप्लीकेबल है, बाकी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने नाम दे दिया 32, 33, 31, 34 एंड 47। ये 4 रेगुलेशन सिर्फ 4-5 हमें एप्लीकेबल है, बाकी नहीं है। सो यू डोंट हैव टू लर्न अगेन, जब नंबर याद कर लेना कि हाई किस चीज का रेगुलेशन था, सेम इज फॉर एसएमई। अच्छा, वन थिंग, एक चेंज आपको देखने मिलेगा, ये सब ना यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पर एप्लीकेबल है, एसएमई के अंदर ऐसा नहीं है। तो बस इसमें दो चीज, एक चीज चेंज हो रही है, वो क्या है, आपका टाइमलाइन। बाकी सेम है, डिट्टो कॉपी। तो यहाँ वापस लर्न करते मत रहना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन से एप्लीकेबल है वहां 16 से लेकर के 16 से 48 के बीच में कौन कौन से यहाँ एप्लीकेबल है। एक और चीज, इन्होंने ना यहाँ पर नॉन एप्लीकेबिलिटी भी बताई है, एक्सेप्शन बताए हैं इन्होंने, इसे इग्नोर नहीं करना, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वो बता रहे हैं कि सारे प्रोविजंस जो अभी तक के हमने पढ़े इसके अंदर वो एप्लीकेबल रहेंगे, बट हाउएवर फॉर अदर लिस्टेड एंटिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या क्या अप्लाई होने वाला है, shall not be applicable। मैं वो बता रहा है, the provisions as per the regulation 17 shall not be applicable to this, रेगुलेशन नंबर 18 से लेकर के 21 shall not be applicable। So they are telling you the non applicability and they are telling you which are applicable। Okay, I have made it very clear how you have to study। यहाँ से पढ़ना नहीं है, सिर्फ टाइमलाइन चेंज हुई है, बाकी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब ये ये देखो, once you complete this, do for SME they have some exceptions and some and the regulations are applicable, some regulations are applicable। ये हो गया आपका सेट 2। अब आगे हम सेट 3 पढ़ेंगे। ये किन लोगों के लिए दिया है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उन्होंने दिया है। अगेन कंप्लायंस बाद में देखेंगे। ये देखो, यह सेट 3, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनको कुछ रेगुलेशंस एप्लीकेबल है जो चालू हो रहा है 50 से लेकर के आगे तक। टिल 62 ये स्पेसिफिकली इनके लिए है। यहां तक आप जब पहुंचोगे तो आपने रेगुलेशन 1 से लेकर के 62 तक ऑफ एलओडीआर पढ़ा। उसमें भी आपने एकदम सिक्वेंशियल मैनर में डिवाइड करके कि अच्छा मेन मोड के लिए ये है, इसमें से एसएमई का थोड़ा सा ये वाले हैं, फिर हमने पढ़े एनसीडीज एनसीआरपीस के लिए, और इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था ये सबको एप्लीकेबल हो, चाहे वो आपका मेन बोर्ड पर लिस्टेड हो, एसएमई हो, एनसीपी हो, या एनसीडी हो, एनसीआरपी, सबको एप्लीकेबल। अब ये आपको कैसे हेल्प करेगा, व्हाई टू स्टडी इन सच फॉर्मेट। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे रिलेशंस पढ़ने वाले कि कौन सा किसको एप्लीकेबल है। सो फॉर दैट रीजन स्टडी इट इन सेट। अब एक ना आपके पते की बात बता रही हूँ। अच्छा, पहले पीरियोडिक देख लिया, ये कंप्लायंसेस देख लेते हैं। कंप्लायंसेस में क्या करना है, एक बार ये सब पढ़ लोगे ना उसके बाद कंप्लायंसेस पढ़ना है। ऐसा क्यों, देखो कंप्लायंसेस पर आते हैं एंड हाउ टू मेक इट इजी फॉर योर सेल्फ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो रेगुलेशन ना नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, 31, 1, 32, 33, है ना, अगेन 34, 40, सब रेगुलेशन नंबर्स हैं। यहाँ देखो 7, 28, 29, ये सब रेगुलेशन नंबर्स है। अब ऊपर हमने जो रेगुलेशन पढ़े और यहाँ पर जो है ये सेम है, तो एक बार हमने वो कंटेंट को थरोली पढ़ लिया वहां से, तो आपको सिर्फ एक लिस्ट याद रखनी कौन कौन से रेगुलेशंस यहाँ पर आने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये टेबल को रटने की जरूरत नहीं होगी, वो कंटेंट सेम है, उन्होंने सिर्फ इसको टैबुलर फॉर्म में डाल दिया है, इवेंट बेस को अलग कर दिया, एनुअल को अलग कर दिया। तो आपको सिर्फ उस रेगुलेशन के बारे में नंबर्स पता होने चाहिए, वो रेगुलेशन किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। नाउ ये क्वेश्चन इज,
कि हम ये नंबर्स और ये कैसे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आई हैव समथिंग फॉर यू। आप क्या करोगे, ये ना जेकेएससी का यूट्यूब चैनल है ना, वहां पर जाना। ठीक है, तो वन सेकेंड। So on your JK Shah classes YouTube channel, search for your CS Executive SLCM revision lecture by Biplab Mondal sir. वहां पर 49 मिनट से स्टार्ट करना उस लेक्चर को। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की है कि आप सारे रेगुलेशन नंबर्स को कैसे लर्न कर सकते हो। मतलब 1 से लेकर 40 तक पूरे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, एक ऐसा निमोनिक्स बना करके स्टोरी लाइन फॉर्मेट में। वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, वहां से आप वो लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब ये एंड में पढ़ने का वही है कि पहले ऑलरेडी पढ़ लोगे तो ये इजी हो जाएगा। अच्छा, खुद के लिए क्या करना, एक कैलेंडर जैसा बनाना, टाइमलाइन बनाते हैं ना हम, कि ऐसे एक टाइमलाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखो आपके पीरियोडिक। ये अगर आपका पीरियोडिक में आता है, क्वार्टरली आता है, मंथली आता है और ईयरली आता है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्वार्टरली 3 मंथ्स ईच होते हैं ना, क्वार्टरली हो जाएगा। या क्वार्टरली हो जाएगा, तो डिवाइड इन 4 पार्ट्स। अब क्या करो, जो भी क्वार्टरली कंप्लायंसेस है ना उसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, जो हाफ ईयरली है मतलब 6 मंथ्स की गैप में, तो यहाँ पर आप ना ये देखो 1 2 3, ऐसे आप ईयर मंथ्स डाल सकते हो। फिर यहाँ पर 6 मंथ्स आ जाएगा बीच में, तो यहाँ पर आप अपने हाफ ईयरली कंप्लायंसेस लिख सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में इसको मार्क कर लो, यहाँ पर एनुअल लिख दो, यहाँ पर एनुअल कंप्लायंसेस लिख सकते हो। तो इससे क्या हुआ, एक ही चार्ट में आपने खुद के लिए प्रिपेयर कर लिया कंप्लायंस। अच्छा, अंदर क्या लिखेंगे, रेगुलेशन नंबर लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, और उसमें कुछ और टाइम लिमिट होगी ना, 7 डेज, विद इन 7 डेज, ऐसा सिर्फ उतना लिखना, पूरा लाइन नहीं लिखना। ऐसे करके प्रिपेयर अ चार्ट फॉर योर सेल्फ। वन मोर सजेशन, ऐसे चार्ट आपको कहीं सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग दैट, प्रिपेयर वन फॉर योर सेल्फ। उसके बाद क्या करो, हाँ आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ वो जो भी किसने दिया रहेगा फैकल्टी ने, वो मेरे मैंने बनाया वैसा है क्या, परफेक्ट है या नहीं, मैंने कुछ चेंजेस करना चाहिए, यू कैन डू दैट। बट प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, उससे क्या होता है, चीजें ज्यादा जल्दी रिटेन होती है, ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। बना बनाया कंटेंट ज्यादा दिन तक काम नहीं आता। So you can do this, prepare calendar। अच्छा, ये कब कब काम आएगा हमको, 1 day before the exam, this will help you to revise all the compliances। Second, जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना, तो आपको ये माइंड मैप की तरह आप ब्लूप्रिंट सामने रहेगा। अच्छा, ये वाला पार्ट, एंड यू विल बी वेरी इजी इन राइटिंग। टेबल फॉर्मेट में रटने जाओगे, बहुत डिफिकल्ट रहेगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर एंटायर एलओडी। ये देखो ना, यहाँ पर खत्म हो गया हमारा चैप्टर। हमने देखा था रेगुलेशन नंबर 62 तक के देखा था फॉर एनसीडीज एंड आरपीज, C62। एंड देन बैलेंस चैप्टर टॉपिक्स है आपके। अगेन ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जाम क्वेश्चन है। इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 5 marks ईच। प्लीज डोंट इग्नोर दिस, एंड गेस व्हाट, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इतना सा जो पार्ट है आपको, ये आपको 25 to 30 marks, 30 marks के लिए पूछा जाता है। सो प्लीज मेक इट इजी फॉर योर सेल्फ, डिवाइड इट एंड स्टडी। एक बल्क पढ़ना और टुकड़ों में पढ़ना में फर्क होता है। टुकड़ों में पढ़ोगे ना, बहुत जल्दी याद रहेगा। अब नेक्स्ट चीज ये आती है, वी हैव सीन हाउ टू स्टडी ईच ऑफ द चैप्टर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज how to study. We have seen each of the chapter, from where to study, from where you have been studying since day one, be it your own notes, the module, or the faculty from you have been taking the classes. Now the next topic is कि एग्जाम पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या कि हर चैप्टर से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या इट इज मोनोटोनस, पूरा पेपर एक जैसा आता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फंडिंग। फंडिंग एक ऐसा पेपर है ना जहाँ पर 90% of the questions are direct,
कुछ नहीं है, डायरेक्ट। और अगेन 10% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे। यही पूरा पेपर पैटर्न है पिछले 5 सालों का। हम देख लेते हैं, देखो। ओके, वन ऑफ द पेपर्स, दिस इज ऑफ June 19, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डिफरेंट मोड्स ऑफ यूरो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कस्टमर एडवांस। अभी मैंने आपको बताया था कस्टमर एडवांस इग्नोर मत करना, पेपर में आके गया है। देन व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस फॉर लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आगे देखो यहाँ पर, ये दिस इज पार्ट बी। पार्ट बी में भी ये दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस। लिस्ट आउट हाफ ईयरली कंप्लायंस कैलेंडर, क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग ऑन SGX, देन रेगुलेशन 39 एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस देखो यहाँ, सीधा सीधा है। बिल डिस्काउंटिंग फैक्टरिंग का डिफरेंस, लेटर ऑफ गारंटी बैंक गारंटी डिफरेंस। पता है ये कौन से चैप्टर्स है जो मैंने आपको बोला इग्नोर मत करना? फ्री के मार्क्स वाले चैप्टर, ये जो है ना फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर, वो ये है। देखो 5-5 मार्क के उन्होंने पूछ लिए, बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, फैक्टरिंग क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन FD एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, प्रोविजन एक्सप्लेन करो स्वेट इक्विटी का, इस्लामिक बैंकिंग। डायरेक्ट, एवरी क्वेश्चन इज डायरेक्ट। अच्छा दूसरा पेपर देखते हैं हम यहाँ पर, ये लो, ODCC, बायर क्रेडिट सप्लायर क्रेडिट, डायरेक्ट डायरेक्ट डिस्टिंग्विश करो। देन what do you understand by green net securities? Then flowchart for issuance of non-convertible redeemable preference shares. Regulatory framework in India for ADRs, GDRs. If you can see, पेपर डायरेक्ट होता है, आपको कोई टेंशन नहीं है कंसेप्ट वो केस स्टडी पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। लिस्ट आउट द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अटैच्ड द कॉपी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड टू द ROC फॉर IPO। मैंने अभी क्या बोला आपको, IPO से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स इग्नोर करके जाते हैं, इसलिए इग्नोर नहीं करना, ठीक है। नैस्डैक डायरेक्ट क्वेश्चन, तो LODR से भी डायरेक्ट है ना, सिर्फ पार्ट ए की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। दिस इज द अनदर पेपर, ये आपका जून 20 ब्रीफली डिफाइन करना है सबको। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, डायरेक्ट। सो आई थिंक यू आर वेल कन्विंस्ड कि फंडिंग का पेपर डायरेक्ट आता है। अभी हमने बाकी पेपर्स भी देखे ना, आपको रियलाइज होगा ये यही एक पेपर है जो सीधा पूछा जाता है। ओके अच्छा, द नेक्स्ट इसमें जो पूछते हैं इट इज द न्यूमेरिकल्स, जो आता ही है ना। द क्वेश्चन इज कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, क्या करें। देखो न्यूमेरिकल्स जो पास्ट ईयर पेपर में जितने न्यूमेरिकल्स आकर गए हैं उतने सॉल्व करना, जितने मॉड्यूल में दिए हैं उतने सॉल्व करना, उसके अलावा दिमाग नहीं लगाना। प्लीज मेक इट अ पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल्स का जो क्वेश्चन है ये 5 मैक्सिमम 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, ज्यादा नहीं। बस एक अटेम्प्ट में अभी उन्होंने थोड़ा ज्यादा पूछ लिया था, बट अब इस अटेम्प्ट में तो एटलीस्ट नहीं पूछेंगे इतना। ओके, तो 5 to 10 मार्क्स के लिए वो अपने बाकी 95 और 90 to 95 के मार्क्स के पेपर को दे इग्नोर, है ना, कि ध्यान नहीं देते हैं, इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नो, डोंट डू दिस। योर अप्रोच शुड बी, सबसे पहला आपको करना है आपका पास्ट पेपर्स, ठीक है। दूसरा आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना है। मॉड्यूल क्वेश्चंस कहाँ हो सकते हैं, एक विद इन द चैप्टर हो सकता है। दूसरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस की लिस्ट है, वो क्वेश्चंस करोगे। और तीसरा मॉड्यूल के आखिरी में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है अगर उसमें कुछ दिया है तो वो करो। एंड टू योर सरप्राइज, कमर्शियल पेपर वाला जो एक चैप्टर है ना, उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन पेपर, ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के एंड में, वो जो क्वेश्चन था वो डिट्टो कॉपी पेस्ट एग्जाम में आकर गया है, द सेम क्वेश्चन जो मॉड्यूल में दिया है। तो इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। आपको सिर्फ ये ICDR चैप्टर से ही केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा कोई चैप्टर में से नहीं आता है। LODR में से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है आएगा। अगेन
सिर्फ इसी के लिए प्रिपेयर रहना है हमको। और हमको आईसीडीआर पढ़ना ही उस तरीके से है कि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए उस चैप्टर के अंदर, कि वो केस स्टडी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। रट्टा तो मारना ही है, मतलब प्रोविजंस हो गए, टाइमलाइंस हो जाएंगे आपके, नंबर्स वैल्यूज वो तो लर्न करेंगे ही हम। बाकी चैप्टर के रेगुलेशंस को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना, ठीक है। एज आई सेड न्यूमेरिकल्स कहाँ से करना है। नाउ द थिंग इज कि वन डे बिफोर एग्जाम हम कैसे करें। सी इफ यू आर गिविंग ऑल द ग्रुप्स, सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू वन डे बिफोर। अगर आप एक या दो ही ग्रुप दे रहे हैं तो डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या करना है, अगेन आई एम नॉट गिविंग यू अ टाइम टेबल कि आप ऐसा ऐसा करो, इतने बजे ये पढ़ो वो पढ़ो, सबका अपना अपना क्या होता है। आई कैन गाइड यू अपॉन दैट कि आप ये सारी चीजें तो भी करो, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट कैन यू डू। सबसे पहले मेक इट अ पॉइंट कि आप जो भी अपना रिवीजन टाइम टेबल बनाओगे, पार्ट बी को हमें 2 बार रिवाइज करना ही करना है। क्यों, हमें पता है एग्जाम में 40 मार्क के लिए उतने से 2-3 चैप्टर्स आने वाले हैं, हमें पता है कंटेंट इतना ही है, देन व्हाई टू लूज मार्क्स, ओके। रिवाइज दैट मल्टीपल टाइम्स। मैंने तो मिनिमम 2 बोला है, अगर आप ज्यादा बार कर सकते हो तो करो। सेकेंड, एग्जाम हॉल में जाने से मतलब आप सुबह उठ, आपका पेपर 2 to 5 रहेगा दिसंबर, राइट। So, when you get ready in the morning, you will do your revision. So make it a point, तब आप एटलीस्ट उसे एक बार रीड, मतलब गो थ्रू करना है। आई एम नॉट सेइंग रीड लाइन बाय लाइन। एक बार हमने लाइन बाय लाइन रिवाइज किया, सेकेंड टाइम हमने ऐसे फिंगर्स लगे फट 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 रीड किया, थर्ड टाइम हमने गो थ्रू कर लिया कंटेंट को। इस तरह से आपको रिवाइज करना है। सो बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल एक ग्लांस होनी चाहिए कि इस पार्ट बी को लेकर के। देन make the study timetable by allocating time to for each chapter. See, I am telling this you for all the 9 papers. आप कैसे एक ना अपना वन डे फॉर टाइम टेबल खुद के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, मैं अभी बता देती हूँ। दिस वुड बी कॉमन फॉर ऑल द 9 papers, ठीक है। टेक अ शीट, आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ, ट्राइड टेस्टेड एंड इट वर्क्स वंडर्स, ठीक है। वरना कैसा होता ना, एग्जाम के एक दिन पहले हम अभी तक अभी कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, हम आएंगे थक कर 5 o'clock, 6 बजे से हमने पढ़ाई स्टार्ट की, फिर पता ही नहीं कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, एंड देन यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट योर रिविजन टाइमली। तो पेपर लो, ठीक है। यू विल हैव योर नंबर यहाँ पर 1 2 3 4, देन यू विल हैव इधर चैप्टर का नाम होना चाहिए, यहाँ पर नेम, एंड यहाँ पर आप लिखोगे टाइम, और यहाँ पर टाइम रेंज रहेगा आपका, टाइम रेंज, ठीक है। अच्छा, किस सीक्वेंस में, एक और यहाँ पर आएगा, वन मोर, आई डोंट हैव स्पेस, वन, या एक और बनाना है यहाँ पर, और इसके अंदर आपका आ जाएगा मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट, चैप्टर नेम की, अब आपको रिवीजन ना एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग करना है। हमेशा याद रखना, एबीसी एनालिसिस स्टूडेंट यूज करते हैं रिवाइज करने के लिए, विच इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि यू नेवर नो एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया जाए। हो सकता है जो पिछले अटेम्प्ट में 0 मार्क्स का आया वो नेक्स्ट में 20 मार्क्स का आ जाए। तो नेवर rely on ABC analysis. But here, while revising, you have to do that. तो जो चैप्टर पता है हमें, LODR का जो पार्ट बी है वो ज्यादा मार्क्स का है, तो सबसे पहले ना मैं LODR रिवाइज करूंगी, ठीक है। मैं मेरी कैपेसिटी के हिसाब से कि मुझे LODR रिवाइज करने के लिए फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो वो टाइमलाइन लिख देना यहाँ पर। और आप कितने बजे से कितने बजे, फॉर एग्जाम्पल 5 बजे पेपर देकर आ रहे हो, तो मैं लिखूंगी 6 से लेकर के 6:30 आई विल रिवाइज दिस। और यहाँ पर इस कॉलम में उसके कितना वेटेज है, बेयर मिनिमम वेटेज, वो लिखना है। एंड देन यू हैव टू डू दिस फॉर ऑल द 17 चैप्टर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 है फंडिंग में, इंक्लूडिंग पार्ट बी, ठीक है। बट एक और चीज, टाइम आप किस अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे,
आप कितने घंटे पढ़ने वाले हो। अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आपको ना 10 आवर्स मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपकी स्लीप एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब ट्रैवलिंग टाइम को कट करके 10 आवर्स होते हैं। यू हैव 10 आवर्स, यू हैव टू डिवाइड दिस 10 आवर्स हियर, है ना। इस तरह से आप करोगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टाइम लिखना, और कितने बजे से कितने बजे करोगे, अपनी ब्रेक्स तो ब्रेक्स इंक्लूड करना। डू दिस फॉर एवरी पेपर। अब कैसा होगा, आप पढ़कर आ गए, एग्जाम देकर आ गए, आपके सामने ये लिस्ट रहेगी, तो आपको करना क्या है, आपको बस फटाक से चैप्टर ओपन करना है, घड़ी पर ध्यान देना है और इतने टाइम में इसे रिवाइज करना है। दिस विल इंश्योर कि आप, भले ही आप अपना 100% सिलेबस ना रिवाइज कर पाओ, लेकिन दिस विल मेक श्योर कि आप 80% तो करके जाओगे। और ये होता है, ये मैंने खुद किया है। और ऐसे करने से पता है, एक मोटिवेशन भी आता है कि हाँ मुझे इतने मिनट में ये करना है, फट से कंप्लीट हो गया। एंड देन एज यू कंप्लीट, गो ऑन टिकिंग, जब आप टिक करते हो ना, एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये ना, इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम। तो थोड़ा सा करना, ट्राई इट, है ना। इस तरीके से प्रिपेयर योर टीटी। बस इसमें अपने एलओडीआर को 2 बार डालने की कोशिश करना, एंड अगेन वन डे बिफोर द गोइंग टू द हॉल यू हैव टू डू दैट। So this was something, how can you revise one day before exam. So to conclude, we have seen basic chapter wise strategy की हर चैप्टर को कैसे पढ़ना है। फंडिंग में इतना नहीं है, फिर भी वट एवर वॉज द मैक्सिमम पॉसिबल थिंग आई टोल्ड यू। सेकेंड, एलओडीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कैसे पढ़ सकते हो इतने बड़े चैप्टर को। तीसरा, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हमने ये देखा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना फंडिंग को लेकर। न्यूमेरिकल्स कहाँ से करना है, एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर फंडिंग। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।